हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोहांशु सुहाने। ऑडियो बुक की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया था और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही थी। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स में मिलते थे। वह और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर हो गए थे कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में था और अब माइक अपने बेटे को इसी तरह सिखा रहा था जिस तरह उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1974 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 वर्ष की थी। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती है। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायरमेंट होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए, आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी। हम अपने बच्चों को यह सबसे अमीर बिजनेसमैन की कहानी सुनाना चाहते हैं। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एडवर्टाइज बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वार्ट्ज सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इनसोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हावर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवर्सन सबसे बड़े 2 स्टॉक सेक्यूपिलरिस्ट थे। और आर्थर कॉटन और जेसी लिवर्सन सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेक्युलेटर्स थे। और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्वर्ड के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत से हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फैजल और लिवरमूर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता था कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 की मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह भी होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग
सिर्फ अपने पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तन के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत परेशानी आ सकती है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा आ भी जाए तो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वही आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानी भी पढ़ी होगी जो 25 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पूल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों के मालिक थे। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों, अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है, उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह भेदभाव है, अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना था कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने में देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसों की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उन्हें अमीर होकर ही सुलझाई जा सकती है। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूंकि हम दोनों छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया था। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उसके साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हमें सिखाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो वे इससे कई सालों बाद अमीर डैडी के अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज्यादा जटिल विश्लेषण नहीं कर सकता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की नींव एक ही है और आसान भी है। आगे आने वाले प्रश्नों में मैं आपके सामने वही आसान सी चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव की बदौलत दौलत का महल खड़ा करना सिखाया। नियम 1,
आपको संपत्ति और दायित्व में अंतर पता करना होगा और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होना चाहिए। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह नियम बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। यह इतना आसान था कि हमें इस बात के बारे में सोचने के लिए ज्यादा देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुसा लो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। कुछ लोगों के लिए खुद का घर सबसे बड़ा सपना होता है, इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने के लिए एक और नजरिया सुझाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो हम यह जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक दायित्व है, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देंगी। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता चलता है कि पैसे हर फैसले को भावनात्मक बना देते हैं। नंबर 1, जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते रहते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ साल बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए वे कर्ज लेते हैं। उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। नंबर 2, हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलर्स का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्गेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी। प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़े नुकसान अक्सर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चल सके। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाते हैं तो आगे के साल उनके आराम से गुजर सकते हैं, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है।
संक्षेप में, अपना घर खरीदने के फैसले बहुत खर्चीला पड़ता है। इसकी बजाय बेहतर यह होगा कि जल्द ही इन्वेस्ट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। समय की बर्बादी। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान उसकी दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता है। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ेंगे। नंबर 3, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव ही नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक बन ही नहीं पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले साधारण निवेशों को बेचे जाते हैं। वे बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैंने पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनका खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होता है, इसलिए वे संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं पाते। इसका नतीजा यह होता है कि उनके दायित्व जैसे मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से ज्यादा होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह पता चल गया कि मध्यम वर्ग पैसों के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401k प्लान ले आती है। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा भी नहीं बनाया जा सकता। मध्यम वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया। आज यह अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग यह बातें समझते हैं और इसलिए उन्हें म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण हमने स्टॉक मार्केट में इतना तेजी देखी। आज मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड्स बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इतना लोकप्रिय है क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स में, मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बनाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में ज्यादा व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें, इसलिए वे म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड्स कई तरह की निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यह कई टुकड़ों में बंट जाता है या डाइवर्सिफाइड हो जाता है। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ ना होने के कारण औसत मध्यम वर्ग लोग हमेशा खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसों की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम भी खाली रहता है, जहां से आमदनी आती है, जबकि उनकी दायित्व वाला कॉलम भरा पूरा रहता है और सामान्य तौर पर बढ़ता जाता है। और यह सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका होता है, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते रहते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं। अतः सबक यह है कि अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है। परंतु मध्यम वर्ग यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।